हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। देखिए आज के लेक्चर में, आज की वीडियो में आपके लिए लेकर के आए उच्चिष्ट निम्नलिष्ट। देखिए ये उच्चिष्ट निम्नलिष्ट के जो सवाल हैं थोड़ा थ्योरेटिकल हैं। हम देख रहे हैं बच्चे इसमें इंटरेस्ट कम ले रहे, कम बच्चे देख रहे, लेकिन बोर्ड एग्जाम में तो सब कुछ पूछा जाता है। मतलब आप लोग, हमने एक चीज़ सीख ली कि आप लोग केवल सरल कंटेंट पढ़ना चाहते हो, लेकिन जो चीज़ बस केवल ऊपर पढ़ना चाहते हो, डीपली आप लोग कोई चीज़ नहीं पढ़ना चाहते, तो ये आपके लिए फ्यूचर के लिए नुकसान है। देखिए क्योंकि फ्यूचर में अगर आप किसी भी फील्ड में जाओगे, बीटेक करोगे, बीएससी करोगे, बीसीए करोगे, तो मैथ को आपको थोड़ा डीपली कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन, आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हो, ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार होने चाहिए। और हमने आपको बताया है कि आपके पास जो भी बुक है आप उनसे मिला करके देखिए, उसमें भी मिल रहे होंगे। ऐसा नहीं कि इसी बुक में आप मिलाइए क्वेश्चन, यही सारे क्वेश्चन हो सकता है वो एग्जाम्पल में हो या एक्सरसाइज में हो। ठीक, तो हम तो पूरा पढ़ाएंगे, क्योंकि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं पूरा कंटेंट पढ़ेंगे और पढ़ते भी हैं, ताकि आप अच्छे नंबर ला सकें। ठीक, तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर करिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ेंगे। और कमेंट्स तो आप लोग नहीं करते, हम कह के थक गए। कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइए आपको पढ़ के कैसा लग रहा है। चलिए आते हैं, तो जो एक्सरसाइज पढ़ा रहे थे उसका 9 नंबर क्वेश्चन बताना था आपको। तो 9 नंबर क्वेश्चन कहाँ पर है? तो देखिए जिसके पास बुक है तो ठीक है, नहीं है तो हमने वीडियो में सारे क्वेश्चन दिखाए थे, एक्सरसाइज के आंसर भी दिखाए थे। हमने कहा था स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, तब समझो। वो भी नहीं है तो आपके पास जो बुक है उसको खोलिए, हम पढ़ रहे, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको बुक में, एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल में कहीं ना कहीं मिलेगा। कहा गया है, थोड़ा सब बुक इधर कर लेते हैं। एक चित्र का एक भाग अर्धवृत्त है और दूसरा भाग अर्धवृत्त के व्यास पर बना एक आयत है। देखिए एक अर्धवृत्त है ऐसे, और दूसरा भाग अर्धवृत्त पर बना एक, चलिए और थोड़ा नीचे से बनाते हैं। देखिए एक अर्धवृत्त है और अर्धवृत्त पर बना हुआ एक आयत है। इस टाइप से है। अब जैसे ये लाइन हमने बना दी, ये होगी नहीं, इस टाइप से है। ये लाइन होगी नहीं, ऐसे बना दी है। देखिए ये लाइन थोड़ी होगी, अर्धवृत्त पर एक आयत टाइप बना है ऐसे। ये लाइन देखिए है नहीं, ऐसे होगा, आपको बता दें ऐसे, और इस पर एक आयत ऐसे, इस टाइप से होगा। मतलब ये जो लाइन है ये नहीं होगी, ये तभी तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक अर्धवृत्त है, उसके ऊपर आयत जैसा बना है। क्योंकि उसमें बोला गया एक चित्र का एक भाग अर्धवृत्त है, दूसरा भाग उस अर्धवृत्त के व्यास पर, अर्धवृत्त के व्यास पर, ये देखिए व्यास है, ये व्यास है, और व्यास पर बना एक आयत है। ये लाइन होगी नहीं, अब देखिए व्यास पर बना एक आयत है, तो इस टाइप से फिगर है, इस टाइप से। यही व्यास यहाँ से यहाँ तक होगा, तो ये भी व्यास के बराबर ही होगी। ये वाली लाइन भी देखिए किसके बराबर होगी? व्यास के बराबर होगी। व्यास पर बना एक आयत है, अर्धवृत्त के व्यास पर बना एक आयत है। यदि पूरे चित्र का परिमाप 20 फुट है, इस पूरे चित्र का परिमाप दिया गया है 20 फुट, तब इसकी माप ज्ञात करिए। माप ज्ञात करना है, इसकी माप मतलब लंबाई, चौड़ाई, व्यास वगैरह, त्रिज्या वगैरह। चित्र का क्षेत्रफल महत्तम हो, तो यहाँ पर महत्तम किसको बोला जा रहा है? चित्र के क्षेत्रफल को। मतलब पूरे चित्र का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको महत्तम सिद्ध भी करेंगे और इनकी माप भी निकालेंगे। माप मतलब लंबाई, चौड़ाई, त्रिज्या वगैरह निकालेंगे। तो जैसे मान लो, देखो आपको समझाते हैं, इस टाइप से होगा। जैसे मान लो ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या अगर r है, तो ये भी देखिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी? r ही हो जाएगी। तो व्यास कितना हो जाएगा? 2r, और ये चौड़ाई, तो देखो तो लंबाई भी 2r बन जाएगी, क्योंकि व्यास पर ही आयत बना है, व्यास पर ही आयत बना है। तो मान लिया जाए इधर, माना अर्धवृत्त की त्रिज्या, माना अर्धवृत्त की त्रिज्या r है, तो व्यास कितना हो जाएगा?
व्यास 2r हो जाएगा। तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, देखिए आयत की लंबाई, यही आयत की लंबाई व्यास के बराबर है। आयत की लंबाई किसके बराबर है, देखिए व्यास के बराबर। तो आयत की लंबाई भी 2r हो जाएगी। और चौड़ाई मान लो x है, ये चौड़ाई मान लो x है और ये लंबाई 2r है। ये लंबाई देखिए 2r है। चौड़ाई x मान ली, त्रिज्या जब r हो गई, देखिए जब त्रिज्या हमने r मानी तो व्यास कितना हो जाएगा 2r, और जब व्यास 2r हो जाएगा तो लंबाई भी 2r हो जाएगी, क्योंकि व्यास पर ही आयत बना है। फिगर चित्र सवाल पढ़ते हैं और सवाल का वीडियो सबके पास है, 2-3 वीडियो पहले हमने सारे क्वेश्चन दिखाए थे। फिर भी आपके पास जो बुक होगी उसमें भी होगा, चाहे एक्सरसाइज में हो चाहे एग्जाम्पल में हो। एक चित्र का एक भाग अर्धवृत्त है और दूसरा भाग अर्धवृत्त के व्यास पर बना एक आयत है। इस टाइप से हमने बोला था ये चीज़ होगी नहीं, ऐसे अर्धवृत्त पर एक आयत जैसा लग रहा है, अर्धवृत्त के ऊपर एक आयत जैसा बनाया गया है। यदि चित्र का परिमाप 20 फुट है, अगर ये लाइन होती ना, अगर ये वाली लाइन, तो उसमें बोला जाता कि अर्धवृत्त को बंद किया गया, फिर उसके ऊपर अगर ये लाइन होती तो लिखा होता अर्धवृत्त बंद है, फिर उसके ऊपर आयत है, बंद अर्धवृत्त पर एक आयत है, ऐसे होता। अगर ये लाइन होती तो लिखा होता बंद अर्धवृत्त पर एक आयत है, बंद अर्धवृत्त पर एक आयत है। इस टाइप से देखिए, तो अर्धवृत्त के व्यास पर आयत बना है, तो व्यास पर आयत बना है ऐसे। अब देखिए फिर कहा गया चित्र का परिमाप 20 फुट है। अब देखिए परिमाप दिया गया है, बोला गया चित्र का परिमाप 20 फुट है। हम आपको बहुत बार समझाएं, हमने कहा था कि उच्चिष्ट निम्निष्ट के सवाल में जो चीज़ दी जाए आप उसको एज ए कांस्टेंट समझना है। हर वीडियो में बताया है, और सारे वीडियो आपको पढ़ना है तो प्लेलिस्ट पर मिलेंगे, प्लेलिस्ट पर एक तरफ से मिलेंगे। हमने कहा था जो चीज़ आपको दी जाए उसको एज ए कांस्टेंट भी करना है। हाँ, अब बात यह आती है कि दी क्यों जाती है, दिया क्यों जाता है। तो हमने कहा जब हम लोग अवकलन करते हैं, जो फलन होता है, यहाँ पर फलन कौन है, जैसे यहाँ पर ये पूरा चित्र है, चित्र का क्षेत्रफल महत्तम, तो महत्तम शब्द किसको बोला गया है, चित्र के क्षेत्रफल को। तो फलन कौन हुआ, चित्र का क्षेत्रफल। तो अवकलन हम लोग किसका करेंगे, क्षेत्रफल का। तो दिया क्यों जाता है, देखिए जैसे यहाँ पर फलन कौन है, क्षेत्रफल। तो जब हम लोग अवकलन करेंगे, अब ये वैल्यू दी क्यों जाती है, जब हम लोग अवकलन करते हैं तो एक चर में बदलना होता है। पूरा का पूरा फलन, जिस फलन का हमें अवकलन करना होता है उस पूरे फलन को एक चर में बदलना होता है। तो जिस चर में बदल जाएगा उसी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो पूरा फलन एक चर में बदलने के लिए एक आध वैल्यू दी जाती है। जैसे इसमें क्या दिया गया, परिमाप दिया गया। तो परिमाप की सहायता लेकर के जिसका हमें अवकलन करना है, अवकलन किसका करना है, क्षेत्रफल का। तो पूरे क्षेत्रफल को एक ही चर में बदलेंगे और जिस चर में बदल जाएगा उसी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखिए तो पहले परिमाप, चौड़ाई हमने मान ली x, देखिए अब आप देखिए परिमाप कितना आएगा। देखिए परिमाप यहाँ पर दिया गया है 20 फुट। परिमाप कितना आएगा, ये वाली लंबाई, तो ये वाली लंबाई देखो कितनी है 2r, तो परिमाप में हो जाएगा 2r प्लस ये वाली लंबाई x प्लस ये वाली लंबाई x। परिमाप समझिएगा, सबसे बहुत अच्छी चीज़ परिमाप आपको समझना है। देखिए परिमाप का मतलब जितनी इसकी लंबाई है इसको बनाने में, देखो ये लंबाई कितनी लगी, परिमाप का मतलब इस चित्र को बनाने में जितनी लंबाई, जितना मतलब जितनी लंबाई खर्च हुई है, समझो ये जितना भाग खर्च हुआ है जिससे भी बना हुआ है वो चित्र। अगर मान लो डोरी से बना है, लोहे से बना है, लोहे के वायर से बना है, तो जिससे भी बना उसको बनाने में कितनी लेंथ खर्च हुई है। देखो तो ये चीज़ परिमाप का मतलब ये 2r बना है तो ये 2r हो गया, ये x बना है तो ये x हो गया, ये x बना है तो ये x हो गया। अब ये तो बना है तो ये क्या होगा बताओ, ये अर्धवृत्त की परिधि हो गई। देखो ऐसे कितना, तो अर्धवृत्त की परिधि, परिधि क्या होती है आपको बता दें, परिधि होती है 2πr, लेकिन आधे वृत्त की परिधि है, आधे वृत्त की परिधि। देखिए तो आधे वृत्त की परिधि इसकी आधी हो जाएगी, आधे वृत्त की परिधि इसकी आधी हो जाएगी। आधी मतलब 2 से भाग लगा देंगे तो कितना आएगा बताओ, πr। देखिए पूरे वृत्त की परिधि, अगर ये वृत्त पूरा होता
तो परिधि कितनी होती, 2 पाई आर। वृत्त कितना है, आधा, तो उसकी परिधि कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर का आधा मतलब कितनी हो जाएगी, पाई आर। तो परिमाप का मतलब इसको बनाने में कितनी लंबाई खर्च हुई, देखो ये लंबाई खर्च हुई मतलब 2r खर्च हुआ, ये खर्च है मतलब x है, ये भी लगा मतलब x है, और ये आधी परिधि मतलब पाई आर बराबर 20। ये हो जाएगा 2r प्लस 2x प्लस पाई आर बराबर 20। एक अच्छा क्वेश्चन, ये चीज़ दी जा रही। अब ये दिया जा रहा है तो इसकी सहायता से देखिए, इसकी सहायता से जिसका क्षेत्रफल निकालना है इसको एक चर में बदलेंगे। चित्र का क्षेत्रफल, चित्र का क्षेत्रफल मतलब इस आयत का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। देखिए चित्र का क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल, इस आयत का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणते चौड़ाई। देखिए लंबाई 2r है, चौड़ाई x है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणते चौड़ाई प्लस आधे वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो आधे वृत्त का हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो हो जाएगा एरिया बराबर 2rx प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब आप देखिए इसका अवकलन करना है क्योंकि ये क्षेत्रफल है, किसका क्षेत्रफल है, चित्र का। इस क्षेत्रफल को महात्तम बोला गया है, महात्तम का मतलब उच्चिष्ट बोला गया है। देखिए तो उच्चिष्ट, तो इसका अवकलन कब करेंगे, जब ये पूरा एक चर में बदल जाएगा। जिस चर में बदल जाएगा उसी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखिए कैसे, जैसे यहाँ r भी है x भी है, पाई तो कांस्टेंट है लेकिन r भी है x भी है, या तो पूरा r में बदल जाए और या तो पूरा x में बदल जाए, जिसमें बदल जाएगा उसी के सापेक्ष अवकलन। तो ऐसा करो, जो दिया है उसी से तो मान निकालते हैं, और दिया क्या है, देखो ये परिमाप। हमने आपको बताया था जो चीज़ दी जाती है वो क्यों दी जाती है, वो इसीलिए दी जाती है कि जिसका हमें अवकलन करना होता है ना उसको हम लोग एक चर में बदल लें, और जिस चर में बदल लेंगे उसी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो समझते हैं हम लोग। देखिए तो ऐसा करते हैं, यहाँ से समीकरण 1 से, यही दिया है समीकरण 1, तो यहाँ से x का मान निकाल के यहाँ रख दें। तो जब x का मान यहाँ रख देंगे तो पूरा r में बदल जाएगा, तो r के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। देखो जैसे ये है समीकरण 1, 2r प्लस 2x प्लस पाई आर बराबर 20। यहाँ से x का मान कैसे निकालेंगे, देखो ये हो जाएगा -2r माइनस पाई आर, तो x बराबर कितना आएगा, 20 - 2r माइनस पाई आर बटे 2, ये आएगा। यहाँ पर रख दें x की जगह, यहाँ पर x की जगह। देखिए तो एरिया बराबर 2r, यहाँ x की जगह वैल्यू रख देंगे। x के कितना रखोगे, 20 - 2r माइनस पाई आर बटे 2, x का मान रख दिया, प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर, प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, r का अंदर गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 20r, इस r का गुणा इसमें 2r स्क्वायर, इस r का गुणा इसमें पाई आर स्क्वायर, और प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर। देखिएगा तो एरिया बराबर 20r माइनस 2r स्क्वायर। देखिए माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर, इन दोनों को अगर एलसीएम लेके हल कर दें, माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर, इनको एलसीएम लेके हल कर दें तो आएगा -1/2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पूरा r में बदल गया है, r के सापेक्ष अवकलन करें, dA/dr, इसका r का अवकलन 20 आएगा। देखिए r स्क्वायर का अवकलन 2r, तो यहाँ हो जाएगा 4r। ये इसका अवकलन आएगा 1/2
इसका अवकलन 2r, देखिए r स्क्वायर का 2 से 2 कैंसिल, तो हो जाएगा dA अपान dr 20 माइनस 4r माइनस पाई r। अब देखो क्या लिखेंगे, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान के लिए, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान के लिए dA अपान dr बराबर 0। देखो इसको 0 के बराबर कर देंगे, 20 माइनस 4r माइनस पाई r बराबर 0। 20 बराबर, देखो ये 4r इस साइड जाएगा प्लस का, पाई r इस साइड जाएगा प्लस का, r कॉमन कर लेंगे तो 4 प्लस पाई, r बराबर आएगा 20 बटे 4 प्लस पाई, ये r का मान आया। अब इसका दोबारा अवकलन करेंगे, देखिए इसका दोबारा अवकलन d2a अपान dr2, देखो इसका अवकलन 0, r का 1 तो माइनस 4 और इसका भी 1 तो माइनस पाई, तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो माइनस 4 प्लस पाई, ये आया। अब देखो इसमें r का मान रखेंगे, लेकिन इसमें कहीं r है नहीं, अगर होता तो ये मान रखते। कैसा आया, माइनस का, माइनस का आया, मतलब क्षेत्रफल महत्तम है। देखो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः क्षेत्रफल महत्तम है। देखिए लिखेंगे अतः क्षेत्रफल महत्तम है, लेकिन अभी पूरी चीज़ नहीं आई। देखो r निकल आया, त्रिज्या, लंबाई कितनी होगी, आयत की लंबाई कितनी थी 2r, आयत की लंबाई 2r, तो इसमें 2 का गुणा करा देंगे, 2 का गुणा कराएंगे तो आएगा 40 बटे 4 प्लस पाई से फुट, मात्रक फुट होगा क्योंकि फुट दिया था ना, फुट। अब देखिए चौड़ाई x का मान नहीं निकला, अभी चौड़ाई नहीं निकली, त्रिज्या ये हो गई, अर्धवृत्त की त्रिज्या ये हो गई, आयत की लंबाई ये हो गई, चौड़ाई भी निकालनी है, x का मान इसी से निकलेगा। देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ से देखो 2x बराबर क्या लिख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो 2x बराबर 20 माइनस 2r और माइनस पाई r, 2r इधर आएगा माइनस का, पाई r इधर आएगा माइनस का, तो माइनस 2r पाई r। देखो 2x बराबर 20, इन दोनों से चाहे r कॉमन कर लो, तो 2 प्लस पाई, 2x बराबर 20। अब r का मान रखो यहाँ पर, देखिए x का भी तो मान निकालेंगे ना, x का मान निकालना है चौड़ाई का, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। देखो r का मान रख दो यहाँ पर, कितना है 20 बटे 4 प्लस पाई, 20 बटे 4 प्लस पाई, और ये 2 प्लस पाई, एलसीएम ले लो, 4 प्लस पाई एलसीएम लोगे तो 20 चौके 80 और 20 पाई। देखो इसका गुणा करा दो, 20 दूनी 40 और यहाँ 20 पाई हो जाएगा माइनस का, इस माइनस 20 का अंदर गुणा, ये कैंसिल हो जाएगा। 2x बराबर 80 माइनस 40 तो 40 आएगा, 2 से इसको काट देंगे तो यहाँ भी 20 आएगा, तो x बराबर आएगा 20 बटे 4 प्लस पाई फुट, ये आ गया, ये चौड़ाई भी आ गई। देखिए सारी वैल्यू निकाल आई, क्षेत्रफल महत्तम भी सिद्ध हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें तो अगला बताएं। अब देखिए अगला बताते हैं, 11 नंबर, नहीं सॉरी ये 9वां था, तो 10वां बताना है। देखिए
देखिए 10वें नंबर ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं। कहा गया एक वर्गाकार आधार की खुली टंकी बनानी है जिसकी धारिता 108 घन मीटर है। धारिता मतलब हो गया आयतन, 108 घन मीटर है, तो उसको बनाने में कम से कम टीन की चादर लगानी है। अब देखिए यहाँ पर फलन कौन हुआ, बोला गया टंकी को बनाने में कम से कम चादर, तो कम से कम मतलब निम्निष्ठ। तो यहाँ पर मुख्य फलन कौन हुआ, मेन फलन कौन हुआ जिसे हमें अवकलन करना है, टंकी को बनाने में कम से कम चादर। तो टंकी के बनाने में जो चादर लगेगी, टिन की चादर, उसमें लिखा है टिन की चादर, तो टंकी को बनाने में जो टिन की चादर लगेगी वही फलन है। और वो कैसी आनी चाहिए, कम से कम आनी चाहिए, मतलब निम्निष्ठ आनी चाहिए। टंकी को बनाने में कम से कम चादर लगानी हो तब उसकी माप ज्ञात करना है। माप मतलब उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई वगैरह निकालना है, और धारिता दी गई मतलब आयतन दिया गया। आपको पता है उच्चिष्ट निम्निष्ठ के सवाल में जो चीज़ दी जाए वो कांस्टेंट ऐसे समझना है। और क्यों दी जाती है, जब अवकलन करते हैं ना तो जो फलन होता है ना उसको एक चर में बदलने के लिए। तो देखिए खुला टंकी है, तो आपको बताएं जरा, देखिए कुछ हमारे पास यहाँ है नहीं, फिर भी आपको कोशिश करते हैं समझाने की खुला टंकी कैसे होगी। वर्गाकार आधार की है खुला टंकी, वर्गाकार आधार की, 1 मिनट, चलो जैसे कोशिश करते, 1 मिनट रुकिए, जैसे माचिस है इसको समझाते हैं। देखिए वर्गाकार आधार की खुली टंकी बनानी है। अब इससे समझ पाओगे, जैसे ये है, दिख रहा होगा, ये माचिस है, इस टाइप से वर्गाकार आधार की। देखो ये ऊपर से खुली है, ऊपर से खुली टंकी है, इसकी तीली हटा देते हैं, बाद में रख देंगे। देखिए ये हो गई वर्गाकार आधार की खुली टंकी। वर्गाकार आधार मतलब समझते हो, ये आधार, देखो इसमें तो वर्गाकार नहीं है, ये आधार वर्गाकार है। आधार वर्गाकार का मतलब हो गया ये लंबाई और ये चौड़ाई बराबर होगी, इसमें है नहीं, लेकिन बिल्कुल मतलब समझाने की वजह से देखो। और ये ऊपर से खुली है तो इसमें कितनी चीज़ें होंगी, देखो जैसे ये लंबाई और ये चौड़ाई होगी, लेकिन ये वर्गाकार है तो बराबर होगी। और ये टंकी की गहराई होगी, ये चीज़ गहराई हो जाएगी। और ऊपर से देखो खुली है, इसको बनाने में जो चादर लगेगी, अच्छा आप खुद देखो इसको बनाने में कितनी चादर लगेगी। देखो इसमें क्या बनाया गया होगा, ये आधार बनाया गया होगा, ये वाली साइड बनाई गई होगी, और ये चारों साइडें बनाई गई होंगी चारों, और ऊपर से तो खुद खुली है। ऊपर से कैसी है, ये खुली है। मेरी बात समझना, बहुत ढंग से समझाने का प्रयास कर ले, बहुत अच्छा सवाल है। तो वर्गाकार आधार की खुली टंकी है, वर्गाकार आधार की। वर्गाकार आधार इसमें है नहीं, वर्गाकार आधार, वर्गाकार आधार का मतलब ये लंबाई और ये चौड़ाई बराबर होगी, तो ये आधार हो जाएगा। और ये चीज़ क्या होगी, गहराई होगी, ये गहराई, लेकिन ऊपर से कैसी होगी, देखिए खुली होगी। तो अगर मान लिया जाए कि ये आधार है वर्गाकार, अगर ये लंबाई x तो ये चौड़ाई भी x होगी। और तो इसमें देखो चादर कहाँ कहाँ लगी होगी बनाने में, ये आधार बना होगा, और ये जो चारों दीवारें साइड वाली, ये चारों दीवारें ये बनी होंगी, ऊपर से खुली होगी। चलिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला बहुत देर बाद। ये तो कहा गया इसकी धारिता, देखिए वर्गाकार आधार की खुली टंकी, तो मान लिया जाए, माना लंबाई व चौड़ाई मीटर में दिया गया है, हाँ मान लिया जाए लंबाई व चौड़ाई x मीटर है। मान लीजिए आपसे किसी ने क्वेश्चन कर दिया कि लंबाई व चौड़ाई दोनों x कैसी हुई, तो आप बताओगे वर्गाकार है। वर्गाकार में लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, लंबाई भी x चौड़ाई भी x। देखो लंबाई भी x चौड़ाई भी x, गहराई को मान लेते हैं, गहराई को मान लेते हैं y है, गहराई को y मान लेते हैं। तो पहले इसकी धारिता दी गई है, आयतन दिया गया है। देखिए आयतन इसका दिया गया है 108 घन मीटर या मीटर क्यूब। देखिए आयतन का मतलब क्या हुआ, अच्छा क्यों दिया है, क्योंकि इसकी सहायता से जिसका अवकलन करेंगे ना उसको एक चर में बदलेंगे। देखो आयतन का मतलब लंबाई x गुणते चौड़ाई x गुणते गहराई y बराबर 108, ये आ जाएगा x स्क्वायर y बराबर 108। अब देखिए टंकी को बनाने में लगी चादर का क्षेत्रफल,
टंकी को बनाने में लगी चादर का क्षेत्रफल। अब देखिए टंकी को बनाने में कितनी चादर लगी होगी, इससे देखिए एक तो ये आधार बना होगा और ये चारों दीवारें बनी होंगी, चारों दीवारें बनी होंगी। ये पूरा आधार, और आधार वर्गाकार है, ये भी ध्यान रखना, और ये चारों दीवारें बनी होंगी। तो क्या होगा देखो, तो आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल प्लस चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चलो इसको मान लो क्षेत्रफल है तो एरिया मान लिया ए। अब समझना इसको मान लिया एरिया ए मान लिया। अब देखिए आधार का क्षेत्रफल, इससे समझिए आधार लंबाई ये कितनी है x, और ये चौड़ाई भी कितनी है x, क्योंकि वर्गाकार है। तो आधार का क्षेत्रफल कितना हुआ x स्क्वायर, आधार का क्षेत्रफल x स्क्वायर, और चारों दीवारों का, एक दीवार का आएगा एक्स वाई, चारों का देखिए कैसे आएगा अभी समझाएंगे। एक दीवार का आएगा एक्स वाई, तो चारों का हो जाएगा 4xy। देखिए आधार का क्षेत्रफल, तो आधार कैसा है, वर्गाकार है, जितनी लंबाई है x उतनी चौड़ाई है x। तो आधार का क्षेत्रफल कितना हुआ x स्क्वायर। एक दीवार का एक्स वाई आएगा, एक दीवार कितना आएगा एक्स वाई, तो चारों दीवार का कितना हो जाएगा 4xy। एक दीवार का एक्स वाई तो चारों का हो जाएगा 4xy। एक दीवार का एक्स वाई तो चारों का हो जाएगा 4xy। अब ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा ये समझिए ज़रा। देखिए आपको बता दें, समझना ये कैसे आएगा। देखिए इससे देखिए ये कितना है, ये x है, और ये कितना है y। मेरी बात समझना, इससे देखो, इसी से समझना। ये कितना है x और ये कितना है y, ये ऐसे y है ऐसे x है, तो ये क्या बनेगा, आयत बनेगा। ये जो एक दीवार है, ये दीवार कैसी बनेगी, आयत जैसी बनेगी। ये दीवार फिर से समझिए, देखिए ये दीवार जो है, ये दीवार ये आयत जैसी बनेगी। तो ये इसमें कितना है आधार, ये तो x है, और ये गहराई कितनी है y, तो ये क्या बना आयत। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणते चौड़ाई। देखो तो ये x है और ये y है, ऐसे y है और ऐसे x है, तो एक दीवार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा xy, क्योंकि आयत बनेगा। ऐसे इसमें देखिए, क्योंकि आधार तो चारों x हैं, आधार में तो चारों भुजाएं x हैं, क्योंकि वर्गाकार है, और इसमें चारों ऊंचाई सब में y होगी, गहराई सब में y होगी। तो इसमें देखो फिर ये x और ये y, तो इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा xy। ऐसे इसमें देखो ये x और ये y ऐसे, तो ये क्या बनेगा xy। ऐसे इसमें देखो ये x और ये y ऐसे, तो क्या बनेगा, तो चार आयत बनेंगे, उनमें से ये x रहेगा और ऐसी वाली y रहेगा, तो क्षेत्रफल क्या बनेगा xy। तो एक आयत का xy बनेगा, तो चार का क्या हो जाएगा 4xy। देखिए चारों का कितना हो जाएगा 4xy। हम माचिस को बंद कर देते हैं, तो समझाने के लिए प्रयास किया गया है। तो ये देखो कितना हो जाएगा 4xy। अब देखिए, अब इसका अवकलन करना है, लेकिन जब ये एक चर में बदल जाएगा, और जिस चर में बदल जाएगा उसी के सापेक्ष अवकलन होगा। तो यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ y है। तो एक काम करो, यहाँ y का मान रख दो। कहाँ से रखोगे, जो दिया होता है, दिया क्या है समीकरण 1, समीकरण 1 से y का मान रख लो। देखो यहाँ से y का मान आप यहाँ रख दीजिए इसकी जगह, तो आएगा a बराबर x स्क्वायर प्लस 4x। देखिए यहाँ से y का मान कितना आएगा 108/x स्क्वायर, ये आएगा। तो a बराबर x स्क्वायर, x से एक घात कट जाएगा, ऐसे 4 का इसमें गुणा कराओगे, तो ये आएगा 432/x, ऐसे आएगा। 4 का गुणा करा दोगे, देखो y का मान 108/x स्क्वायर, x कट गया, 4 का गुणा, 4 अट्ठे 32, 4 एक 50। अब इसका अवकलन करते हैं। देखो x स्क्वायर का अवकलन 2x, 432 का होगा नहीं। देखिए 1/x का अवकलन क्या होता है -1/x स्क्वायर, जो 1/x है, 1/x का अवकलन क्या होता है -1/x स्क्वायर। तो यहाँ आएगा -1/x स्क्वायर, ये आएगा -1/x स्क्वायर। अब देखिए अब यहाँ लिखेंगे उच्चिष्ट एवं
निम्निष्ट मान के लिए dA/dx बराबर 0। उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान के लिए dA/ इसको 0 बराबर कर देंगे। देखो ये हो जाएगा 2x बराबर x²। देखिए इसको इधर गुणा 2 से इसको काट देंगे तो 216 आएगा। x² का इधर गुणा करा देंगे x³ बराबर 216। देखिए x³ बराबर 216 को लिख सकते हैं 6 की घात 3 ऐसे। तो x बराबर कितना आएगा, देखो 6 आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया, 6। इसका दोबारा अवकलन करेंगे। ये है देखो dA/dx, ये है 2x माइनस 432/x²। इसका दोबारा अवकलन d2A/dx2। तो x का 1 हो जाएगा, क्या बचेगा 2 माइनस 432। देखिए जो 1/x² होता है, जब हम लोग इसका अवकलन करते हैं तो इसका अवकलन आता है -2/x³। ये आता है -2/x³। 1/x² का अवकलन आएगा किस सूत्र से, ये ऊपर चला जाएगा, x की घात -2 हो जाएगा, -2/x³। तो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 432 गुणते 2/x³। अब देखो इसको किस पर चेक करेंगे, x बराबर 6 पर, क्योंकि इसको कम से कम का मतलब निम्निष्ट सिद्ध करना है। देखिए तो x बराबर 6 पर, तो हो जाएगा x बराबर 6 पर मान निकालना। देखो d2A/dx2 बराबर 2 प्लस x की जगह यहाँ 6 लिखेंगे। देखो 432 गुणते 2, यहाँ x की जगह 6 और 6 की घात 3 होगी। 6 की घात 3 मतलब 6 गुणते 6 गुणते 6। देखिए 6 से इसको काट देंगे, 6 सत्ते 42 और 6 दूनी 12। फिर 6 से काट देंगे तो 12 आएगा, फिर 6 से काट देंगे 2 आएगा। ये 2 और गुणते 2 4, 4 2 6। 6 कैसा आया, प्लस का। देखिए प्लस का आया, इसी का तो अवकलन किया था। ये क्या था, टंकी को बनाने में लगी चादर का क्षेत्रफल। वैल्यू कैसी आई, प्लस की, मतलब टंकी को बनाने में चादर जो है वो कम से कम चादर लगेगी, लिखना पड़ेगा। लिखेंगे अतः टंकी को बनाने में कम से कम चादर लगेगी। टंकी को बनाने में कम से कम चादर लगेगी। अब देखिए अभी इनकी माप भी बतानी है, मतलब लंबाई चौड़ाई गहराई। देखो तो x की वैल्यू कितनी आ गई थी, 6, मतलब लंबाई कितनी आ गई 6 मीटर, चौड़ाई भी 6 मीटर हो जाएगी, क्योंकि वर्गाकार था। लंबाई चौड़ाई तो बराबर, गहराई निकालें तो समीकरण 1 से, देखो समीकरण 1 से देखिए, देखिए समीकरण 1 में क्या है, x² y बराबर 108, x² y बराबर 108। x की वैल्यू कितनी 6, तो 6 गुणते 6 y बराबर 108। ये हो जाएगा 36 y बराबर 108। 36 से 108 को कैंसिल कर देंगे, 36 तिरका 108, तो y बराबर 3। मतलब जो गहराई है वो 3 मीटर है, जो गहराई है वो 3 मीटर। पूरा सवाल आपके सामने है, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें तो अगला बताते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट। अब देखिए 11 नंबर बताते हैं।
देखिए 11 नंबर, ये भी एक अच्छा सवाल है। ऐसे है, देखो दीर्घवृत्त, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। दीर्घवृत्त का समीकरण x² अपान a² y² अपान b² बराबर 1 कहा गया है। इसके अंतर्गत, अंतर्गत का मतलब हो गया दीर्घवृत्त के अंदर, अंतर्गत का मतलब दीर्घवृत्त के अंदर महत्तम क्षेत्रफल वाले आयत का क्षेत्रफल निकालिए। इस बार आयत का क्षेत्रफल निकालना है। महत्तम दीर्घवृत्त के अंदर, क्योंकि अंतर्गत लिखा है मतलब अंदर, महत्तम क्षेत्रफल वाले आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो महत्तम क्षेत्रफल वाले आयत, देखिए तो महत्तम शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है? आयत के क्षेत्रफल के लिए। और इस बार उसकी महत्तम वैल्यू निकालनी भी है, मतलब हमें यहाँ भी दो चीज़ें हो गई। आयत के क्षेत्रफल को महत्तम सिद्ध करेंगे, महत्तम सिद्ध करेंगे मतलब उच्चिष्ट सिद्ध करेंगे। आयत के क्षेत्रफल को उच्चिष्ट सिद्ध करेंगे और उसकी उच्चिष्ट वैल्यू भी निकालेंगे। और आयत है कहाँ? दीर्घवृत्त के अंतर्गत, मतलब दीर्घवृत्त के अंदर है। चलिए समझते हैं, देखिए चित्र बनाते हैं। देखिए ऐसे बनता है, इसी टाइप से ये दीर्घवृत्त है। अब देखिए इसके अंदर एक महत्तम आयत है, ऐसे महत्तम क्षेत्रफल का आयत है। ये है A B C D, ये एक आयत है। अब इसको सिद्ध करना है कि इसका क्षेत्रफल कैसा है, महत्तम है, और उसकी वैल्यू भी निकालनी है। अगर महत्तम मतलब उच्चिष्ट है, उसका उच्चिष्ट मान भी निकालना है। देखिए तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणते चौड़ाई। अब सबसे पहले देखिए तो यहाँ पर मुख्य फलन कौन है? आयत का क्षेत्रफल। लेकिन आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणते चौड़ाई। तो यहाँ पर ना तो लंबाई पता है और ना चौड़ाई पता है। आयत की ना तो लंबाई पता है ना तो चौड़ाई, तो कैसे निकालेंगे? आइए देखते हैं जरा। जैसे ये कोई आयत, सॉरी दीर्घवृत्त है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा आप इसके प्राचलिक निर्देशांक। ये तभी काम आते हैं जब कभी निर्देशांक की ज़रूरत पड़े और निर्देशांक ना दिए जाएं। आपने इसके प्राचलिक निर्देशांक पढ़े होंगे, a cos थीटा कामा b sin थीटा फर्स्ट ईयर में। देखिए प्राचलिक निर्देशांक तभी काम आते हैं, जैसे दीर्घवृत्त की ये हैं, परवलय के होते हैं 80 कामा 80² कामा 280। अगर अति परवलय हो a sec थीटा कामा b tan थीटा। वृत्त के a cos थीटा कामा a sin थीटा होते हैं, इसका a cos थीटा कामा b sin थीटा होता है। तो प्राचलिक निर्देशांक उस समय काम आ जाते हैं जिस समय ज़रूरत हो और कोई निर्देशांक ना दिया हो। अब यहाँ ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है? क्योंकि यहाँ पर हमें क्या चाहिए? लंबाई और चौड़ाई। क्या चाहिए? लंबाई और चौड़ाई। क्यों लंबाई और चौड़ाई चाहिए? क्योंकि हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो देखिए एक हम रफली फिगर ले रहे, जैसे हमने ये आयत लिया, इस टाइप से हमने आयत लिया, ये देखो ऐसे रफलेख समझा रही है। तो अब इसके हम लोग निर्देशांक प्राचलिक वाला ले लें, जैसे a cos थीटा कामा b sin थीटा। मेरी बात को समझिएगा, क्योंकि 90% बच्चे में पता इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, जबकि अच्छी चीज़ पढ़ा रहे हैं। हमने पहले बताया था कि चैनल बनाते समय हमने सोचा था फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे, सिखाएंगे 100%। जो बच्चे अच्छे हैं और अच्छे सभी हैं, सभी लोग सीखें, हम तो कहते हैं सभी लोग इग्नोर मत करिए, पढ़िए, मेहनत करनी पड़ेगी सीखने के लिए। हम एक एक चीज़ कोशिश करते हैं कि क्लियर करें, इसलिए कहते हैं आप कमेंट्स में बताते रहिए, कोई प्रॉब्लम है तो उसको दूर किया जाएगा। तो हमने क्या बताया कि जैसे ये है दीर्घवृत्त के प्राचलिक निर्देशांक। प्राचलिक निर्देशांक उस समय काम आते हैं जब निर्देशांक की ज़रूरत हो और निर्देशांक ना दिए जाएं। जब निर्देशांक की ज़रूरत हो और निर्देशांक ना दिए जाएं, निर्देशांक की ज़रूरत हो और निर्देशांक ना दिए जाएं। तो ये है प्राचलिक निर्देशांक, a cos थीटा कामा b sin थीटा। चलिए ले लिया, जैसे ये ले लिया, ये मूल बिंदु है। अब देखो a cos थीटा कामा b sin थीटा, इसका मतलब ये दूरी कितनी हो गई? a cos थीटा, ये दूरी, और ये वाली दूरी कितनी हो गई? देखो b sin थीटा। ये वाली दूरी कितनी हो गई? b sin थीटा। देखिए ये दूरी कितनी हो गई? a cos थीटा, और ये दूरी कितनी हो गई? b sin थीटा। तो अगर ये a cos थीटा तो इधर भी a cos थीटा होगी, ये भी होता है।
क्योंकि महत्तम है, महत्तम को मतलब बड़े से बड़ा है, तो जितना इधर एडजस्ट होगा उतना इधर एडजस्ट होगा, जितना आयत इधर एडजस्ट होगा उतना आयत इधर एडजस्ट होगा। क्योंकि ये दीर्घवृत्त है, ये सब सममित डिजाइनें होती हैं, सममित आकृतियाँ होती हैं। ये सममित आकृतियों का मतलब हो गया जितना इधर दीर्घवृत्त है उतना दीर्घवृत्त इधर होगा, और जब महत्तम आयत है, बड़े से बड़ा आयत है, तो जितना आयत इधर एडजस्ट होगा उतना आयत इधर एडजस्ट होगा। तो a cos थीटा, तो a cos थीटा ये भी होगी, तो ये पूरी लंबाई कितनी बन जाएगी 2a cos थीटा। तो लंबाई क्या बन जाएगी, देखो जिससे इसको अब यहाँ से समझना, फेयर वाले से a cos थीटा कामा b sin थीटा, तो इसकी लंबाई, आयत की जो लंबाई बनेगी वो क्या बनेगी 2a cos थीटा। तो ये दूरी भी कितनी हो जाएगी a cos थीटा। और समझिए दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। कुछ लोग सोच रहे इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, दूरी ऋणात्मक नहीं होती, निर्देशांक ऋणात्मक होते हैं। दूरी ऋणात्मक नहीं होती, निर्देशांक ऋणात्मक होते हैं। तो ये भी a cos थीटा, तो यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई 2a cos थीटा। अब देखो ये b sin थीटा और ये भी b sin थीटा हो जाएगी, b sin थीटा। तो ये पूरी चौड़ाई कितनी हो जाएगी 2b sin थीटा। तो पूरी चौड़ाई जो है ये हो जाएगी 2b sin थीटा। अब इसको साफ किए दे रहे, आप चाहो तो बना लो। अब क्षेत्रफल से सवाल से शुरू करते हैं। देखिए तो आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणते चौड़ाई 2a cos थीटा 2b sin थीटा, एरिया बराबर, इसको ऐसे लिख दें 2ab और 2 sin थीटा cos थीटा। सवाल बहुत ही सरल है, सवाल में कोई दम नहीं, सवाल बिल्कुल सरल है। देखिएगा कैसे लिखा गया, देखो ये 2a और ये b ले लिया गया, 2ab, ये 2a और ये b, तो क्या बचा, ये 2 बचा, ये sin थीटा बचा, ये cos थीटा। ऐसा क्यों लिखा गया, देखिएगा 2ab ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि ये sin 2 थीटा का सूत्र बन गया। किसका सूत्र बन गया, sin 2 थीटा का। किसका सूत्र बन गया, sin 2 थीटा का। देखो ये 2a और ये b इधर लिख दिया, क्या बचा 2 sin थीटा cos थीटा, तो sin 2 थीटा। अब इसका अवकलन करेंगे, देखो इसका अवकलन कितना आएगा dA बाई डी थीटा 2ab, sin 2 थीटा का अवकलन आएगा cos 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का करेंगे तो 2 आ जाएगा। देखिए तो जाएगा dA बाई डी थीटा, ये हो जाएगा 4ab cos 2 थीटा। अब लिखेंगे उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान के लिए उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान के लिए इसको 0 के बराबर करेंगे। देखिए 4ab cos 2 थीटा बराबर 0। a और b 0 नहीं होते, ये 0 वैल्यू नहीं होगी, ये 0 हो जाएगी तो अस्तित्व ही नहीं रहेगा दीर्घवृत्त का। a और b अगर 0 हो जाएगा तो दीर्घवृत्त का कोई अस्तित्व नहीं होगा। देखिए तो cos 2 थीटा बराबर 0, तो cos 2 थीटा बराबर cos 90 का मान 0, तो 2 थीटा बराबर 90, cos 90 का मान 0, थीटा बराबर 45 या रेडियन में π/4, रेडियन में π/4। अब देखिए इसका दोबारा अवकलन करेंगे इसी का, तो हो जाएगा d2a अपान d थीटा 2। देखो 4ab cos 2 थीटा का अवकलन माइनस sin 2 थीटा, cos 2 थीटा का अवकलन cos 2 थीटा का माइनस sin 2 थीटा, और 2 थीटा का 2 और आएगा, यह आएगा -8ab sin 2 थीटा। किस पर चेक करोगे, थीटा बराबर 45 मतलब π/4 पर। देखो तो हो जाएगा -8ab, जब यहाँ 45 दूनी 90 हो जाएगा तो हो जाएगा sin 90 मतलब π/2। यहाँ पर π/4 रखोगे तो π/2 हो जाएगा, π/2 मतलब 90, sin 90 का मान 1,
तो आएगा -8ab। माइनस का आया, निगेटिव आया, माइनस का आया मतलब क्षेत्रफल महत्तम है, अतः क्षेत्रफल महत्तम है। अब देखिए क्षेत्रफल का महत्तम मान भी निकालना है, क्षेत्रफल का महत्तम मान, क्षेत्रफल का महत्तम मान भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, किस पर महत्तम है, थीटा बराबर π/4 पर। तो क्षेत्रफल कहाँ है, ये है, देखिए यहाँ थीटा की जगह π/4 रख दें। यहाँ पर देखो, जैसे जब महत्तम है तो जब महत्तम मान निकालना होता था, पीछे पढ़ के आए वीडियोज में, तो कैसे निकालते थे, जो वैल्यू x या उसकी होती थी थीटा की, यहाँ पर फलन में रख देंगे। थीटा की वैल्यू कितनी, π/4, ये क्षेत्रफल है, तो महत्तम मान निकालना, तो यहाँ थीटा की जगह π/4। देखो 2ab साइन, यहाँ थीटा की जगह जब π/4 रखेंगे तो 2 से 4 कट जाएगा, π/2 आएगा। π/2 90 होता है, साइन 90 का मान है, तो ये आया 2ab वर्ग इकाई, 2ab वर्ग इकाई, ये आ गया आंसर। अब देखिए इसके आगे अगले दिन बताएंगे, इसके आगे 2 क्वेश्चन बच्चे हैं वो बताएंगे, फिर एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। हमने कहा पूरा पढ़ाएंगे, जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं का भला होगा, जो नहीं पढ़ना चाह रहे उनसे बोले पढ़िए, देखिए फॉर्मेलिटी के लिए मत पढ़िए। अब अगर आपको लग रहा है मेहनत करिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स भी करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।